नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में इस लेक्चर में हम क्या करेंगे। इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी और गवर्नेंस। पॉलिटी और गवर्नेंस पूरी डिटेल में नहीं, सिर्फ वो जो पेपर में अब तक आया है और जो क्वेश्चन आते हैं सिर्फ टू द पॉइंट, बिना फालतू कंसेप्ट पढ़े, बिना फालतू टाइम लगाए। और ये वीडियो किस किस के लिए काम किया। पहली बात तो आपने पूरा सिलेबस पहले पढ़ रखा हो अच्छे से, सिर्फ रिवीजन के पर्पज से और एग्ज़ाम से पहले एक बार लास्ट टाइम रिवीजन के लिए है। और अभी अगर कोई बीपीएससी दे रहा है या यूपीपीसीएस दे रहा है या किसी भी स्टेट का कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम है वो दे रहा है, या इवन यूपीएससी का भी 70-80% तक इस वीडियो से कवर हो जाएगा। तो हम इस वीडियो में करेंगे क्या, वीडियो ये क्वेश्चन देखूंगा मैंने कुछ मार्क भी कर रखा है। मेनली वीडियो मैं अपनी रिवीजन के लिए बना रहा हूँ, बट बोलूँगा तो आपका भी फ़ायदा हो जाएगा और मेरा भी हो जाएगा। अब इसमें करेंगे क्या, ये एमसीक्यू है। एमसीक्यू तो बहुत आसान है, इनका तो कोई मतलब बनता नहीं है, बहुत इजी है। बट इसके साथ में मैंने बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिख रखी है जो हर पेपर में काम आएगी। और मेरे हिसाब से इस वीडियो के बाद पॉलिटी के 90% चीज़ें कवर हो जाएंगे आपकी। तो जल्दी शुरू करते हैं, देखते हैं। अब ये वीडियो फिर बता देता हूँ काम की तब है अगर आपने पहले पॉलिटी पढ़ रखी हो, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी और टू द पॉइंट ही बात करूँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो अपना, वो कहाँ गया पेन। फर्स्ट क्वेश्चन ये काम का नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स रिक्वायर्ड ए मेजॉरिटी ऑफ कितनी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है, एक न्यू स्टेट बनानी है, यानी कि आर्टिकल 3 का यूज़ करना है। पहली बात तो ये याद रखना, जब भी बाहर से कोई स्टेट इंडिया में ऐड करनी हो तो होएगा आर्टिकल 2, ठीक है। और अगर इंडिया की ही कोई स्टेट है, उसका नेम बदलना है, उसके बॉर्डर बदलने हैं और उसका साइज़ बदलना है, ठीक है। ये सब चीज़ें करने के लिए उसको स्टेट से यूटी बनाना है, यूटी से स्टेट बनाना है, ये सब करने के लिए आर्टिकल 3 काम आता है। और इस आर्टिकल में कहा गया है कि सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, इजीली हो जाएगा। जैसे तेलंगाना बनाया, सिंपल मेजॉरिटी से बन गया। जैसे जम्मू एंड कश्मीर था रिसेंटली 2019 में, उसको यूटी बना दिया, सिंपल मेजॉरिटी से हो गया, किसी और स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ी। कई बार ये लगता है कि हाफ ऑफ द स्टेट्स की रेटिफिकेशन चाहिए होगी, इतना बड़ा काम है ये, तो नहीं है ये इतना बड़ा काम। तो आगे बात समझ, अब देख लेते हैं। देखो सिंपल मेजॉरिटी जो है वो 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग होता है। इसका एग्जांपल ऑर्डिनरी बिल कोई हो, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, कॉन्फिडेंस मोशन, सरकार गिर रही हो उस बारे में। फिर आती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती है हाउस की जितनी टोटल मेंबरशिप है, यानी जैसे लोकसभा में 543 है तो उसका 50% से ज़्यादा चाहिए टोटल, और ये होती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। और तीसरी होती है इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी। इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी होती है, फ़र्क क्या है एब्सोल्यूट में और इफेक्टिव में, कि जैसे एब्सोल्यूट तो मैंने बताई टोटल स्ट्रेंथ हाउस की कितनी है 543, इसका यानी 272 चाहिए आपको, 50% प्लस। इफ़ेक्टिव क्या होती है, इफ़ेक्टिव होती है कि जितनी वैकेंसी है, लगा लो 10 सीटें खाली हैं अभी या 20 सीटें खाली हैं, कोई सांसद ने रिज़ाइन कर दिया है, डेथ हो गई है या कुछ और है, तो 525 भरी हुई हैं अभी, इस 525 की मेजॉरिटी होती है इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी। अब इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी कहाँ काम आती है, सबसे इम्पोर्टेंट, इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी काम आती है जब भी किसी भी हाउस का प्रिजाइडिंग ऑफिसर हटाना हो, यानी कि लोकसभा का स्पीकर और राज्यसभा का चेयरमैन, इनको हटाने के लिए हमेशा इफेक्टिव मेजॉरिटी लगती है, ठीक है। जैसे लिख रखा रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन इन राज्यसभा, सॉरी मैंने जो बोला था राज्यसभा का चेयरमैन तो वाइस प्रेसिडेंट होता है, उसका तो अलग प्रोसेस है। वाइस चेयरमैन ऑफ, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और लोकसभा का भी स्पीकर या डिप्टी स्पीकर। स्पेशल मेजॉरिटी, अब स्पेशल मेजॉरिटी बता देता हूँ क्या होती है। देखो स्पेशल मेजॉरिटी कई टाइप की होती है। सबसे पहले शुरू करते हैं आर्टिकल 61 से। आर्टिकल 61 में है प्रेसिडेंट को हटाने का प्रोविज़न। प्रेसिडेंट देश का पहला नागरिक होता है, ऐसे इजीली तो उसको रिमूव कर नहीं पाओगे, उसके लिए बहुत मुश्किल प्रोसीजर है। यानी स्पेशल मेजॉरिटी में पहला आता है आर्टिकल 61 जिसमें प्रेसिडेंट रिमूव, और उसके लिए टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 याद रखना,
टोटल स्ट्रेंथ का 2/3। यह है पहले टाइप की स्पेशल मेजोरिटी। दूसरे टाइप की हो सकती है प्रेजेंट एंड वोटिंग। टोटल स्ट्रेंथ लगा लो 600 है, उसका 2/3 400 चाहिए प्रेसिडेंट को हटाने के लिए। बट एक टाइप की स्पेशल मेजोरिटी ये होती है, लगा लो टोटल स्ट्रेंथ 600 है, बट उस दिन वोट करने 400 लोग ही आए और उन 400 में से 350 नहीं वोट डाली। ये होता है प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी 350 जो है वो प्रेजेंट भी और वोट कर रहे हैं। इस 350 का 2/3 चाहिए, ये होता है प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये किस चीज़ में काम आती है? आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312 इसमें काम आती है। ये होता है जब राज्यसभा परमिशन दे देती है पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट में लेजिस्लेट करने के लिए। ठीक है, ये मैंने टॉपिक पूरा डिटेल में बता दिया, इससे बाहर क्वेश्चन रेयरली बनता है। अब देखते हैं अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज नेवर गिवन ए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। जैसे अब पीछे से 2024 में हमने देखा जब बिहार का चुनाव हुआ था और उसके बाद नीतीश बिहार के सीएम और आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू की मदद से केंद्र सरकार बनी, एनडीए गवर्नमेंट बनी, तो बाद में मांग उठी कि स्पेशल स्टेटस दो, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दो हमें आंध्रा को और बिहार को। ठीक है, वो हालांकि मिला नहीं और मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें क्या होता है फिर सेंटर को बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं उन स्टेट्स को। तो सवाल ये है कि इनमें से आज तक किसको नहीं मिला? क्या सिक्किम को मिला है, क्या जम्मू को मिला है, क्या हिमाचल को मिला है, क्या बिहार को मिला है? दोस्तों बिहार को आज तक नहीं मिला, याद रखना, अगर आप बीपीएससी दे रहे हो तो उसके लिए तो खास क्वेश्चन है। सिक्किम को मिला है, हिमाचल को मिला, जम्मू को पहले मिला हुआ था, बट जब से यूटी बन गई ना 2019 के बाद से, तब से नहीं रहा, क्योंकि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को मिलता है ना कि यूटी को। अब देखो इसके ऊपर मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिख रखी है कि पहली बार ये 1969 में मिला था जम्मू कश्मीर को, असम को, नागालैंड को। जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड। बाद में 8 को और दे दिया, यानी पूरा नॉर्थ ईस्ट कवर हो गया था इससे। पूरा नॉर्थ ईस्ट प्लस में उत्तराखंड प्लस में हिमाचल, इसको मिला आज तक। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का फाइनल डिसीजन कौन लेता है? नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन विच ईयर इंडियन स्टेट्स रीऑर्गेनाइज्ड ऑन ए लिंग्विस्टिक बेसिस। देखो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पता ही होगा आपको, 1956 में आया था। इसमें लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट्स बना दी थी, कन्नड़ वालों को अलग दे दी, तमिल वालों को अलग दे दी, तेलुगु वालों को अलग दे दी, यानी 1956 उत्तर आ गया इसका। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, सबसे पहली आंध्र प्रदेश दिसंबर 1952 में घोषणा हो गई थी कि आंध्र प्रदेश अलग स्टेट बनेगी, क्योंकि वहाँ पे एक पोटी श्रीरामुलु नाम का इंसान था जिसने बहुत लंबा फास्ट किया, व्रत किया, और वो मर गया उस प्रोटेस्ट में ही। केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और आंध्र बनाना पड़ा तेलुगु लैंग्वेज पे। फिर बाकी स्टेट्स ने मांग की तो प्रेशर इतना आया कि 1956 में कई सारी स्टेट बनानी पड़ी दोबारा। जो ये 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट आई थी, इसकी अध्यक्ष कौन था? सवाल आता है कई बार, चेयरमैन कौन था? इसका चेयरमैन था फजल अली, और 2 और मेंबर थे के.एम. पनिकर और एच.एन. कुंजरू। ठीक है भाई, अगला कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखता हूँ मैं। देखो सिक्किम का क्वेश्चन ऐसा है, बहुत बार क्वेश्चन में आता है, बहुत बार अलग अलग पेपर में, यूपी पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, हरियाणा पीसीएस हो, मध्य प्रदेश पीसीएस हो, इवन यूपीएससी हो, हर जगह मैंने क्वेश्चन देखा है। छोटी सी बात याद रखना, सिक्किम का इतिहास क्या था? सिक्किम ना 1950 में इंडिया का प्रोटेक्टोरेट स्टेट बन गया था, भारत इसकी रक्षा करेगा। ठीक है, 1950 में हुआ था ये। फिर ऐसे चलता रहा। बाद में 1974 में, 1974 में, आपको पता होगा 1971 में हम पाकिस्तान से युद्ध जीत गए थे, बांग्लादेश अलग बनवा दिया था। इंदिरा मैडम उस टाइम पे बहुत स्ट्रोंग हो चुकी थी। तो 1974 में सिक्किम को भारत में एज ए एसोसिएट स्टेट ऐड किया गया। याद रखना, एज एसोसिएट स्टेट, नॉट फुल स्टेट, 1974 में। और फिर 1975 में फुल स्टेट उठ दे दिया गया सिक्किम को, फुल स्टेट उठ दे दिया गया 1975 में। अब 1974 में जब एसोसिएट स्टेट के उसे ऐड किया था, वो अमेंडमेंट थी 35th, और जब 1975 में फुल स्टेट उठ दे दिया सिक्किम को, वो अमेंडमेंट थी 36th।
ये जो है ना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 36, हम कंफ्यूज होते हैं 35 पे निशान लगा देते हैं बहुत बार, मैंने भी लगाया एक बार, बट 36 है, याद रखना। ठीक है, अब सिक्किम देश की 22वीं स्टेट बनी थी उस टाइम पे, और सिक्किम को लेकर प्रोविजन है आर्टिकल 371F में। अब आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ चलो साथ में, कि कौन सी स्टेट कब ऐड हुई थी इंडिया में, थोड़ा मोटा मोटा बताता हूँ आपको। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट वाली की चलो बात करते हैं। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में असम थी ना, असम तो शुरू से ही थी, तो असम को रख देते हैं साइड में। अब असम से सब बनी बाद में स्टेट्स। 1963 में बनी नागालैंड, ठीक है भाई, 1963। उसके बाद 1972 में 3 स्टेट बनी, कौन कौन सी? नागालैंड का पड़ोसी मेघालय, मेघालय का पड़ोसी त्रिपुरा, यानी मेघालय के नीचे है ना, और उधर से मणिपुर। ये 3 बनी, याद रखना, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर 1972 में। उसके बाद आ जाओ 1975 में। 1975 में अभी बताया सिक्किम बनी, फुल स्टेटहुड, 36th अमेंडमेंट अभी अभी बताया है। उसके बाद आ जाओ अब 1987 में। 1987 में सबसे टॉप पे अरुणाचल और सबसे नीचे मिजोरम, ये जो 2 थी ये 1987 में स्टेट बनी। कितनी होगी? 2 ये, 3 वो, 5 और एक ये 6 और एक नागालैंड 7 और एक असम 8, पूरी होगी ना? ये देखो एक बार स्क्रीन पे देखा, बेशक रोक के इसको रट लो। 1987 में गोवा को भी, 1987 में ही गोवा को भी फुल स्टेटहुड मिला था। आगे बात समझ, पहले फुल स्टेटहुड इसके पास नहीं था, यूटी थी। गोवा से मेरे को याद आया पोर्तुगीज़। पोर्तुगीज़ ऐसे आदमी थे जो सबसे पहले इंडिया में आई थी, फॉरेन पावर, सबसे पहले पोर्तुगीज आए थे। अंग्रेज यूके ब्रिटेन वाले तो बाद में आए थे, और सबसे लेट इंडिया को छोड़ के गए ये। अंग्रेज 1947 में चले गए, बट ये 1961 तक गोवा पे कब्जा कर रहे थे। ठीक है भाई, ये बात थी स्टेट के बनने के ईयर्स की। अब इससे रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 371 है, इसके कई सारे पार्ट हैं, ABCDFGHIJ के, किस में क्या है एक बार बता देता हूँ, रिवाइज हो जाएगा आपका। आर्टिकल 371 में तो है महाराष्ट्र एंड गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र एंड गुजरात। अब ABCD में चलते हैं, देखो 371A, ए में है सबसे पहले आपका नागालैंड, असम का पड़ोसी राइट हैंड में। अगर मैप पता नॉर्थ ईस्ट का तो बहुत इजी हो जाएगा आपको याद करना। फिर नागालैंड से लेफ्ट में आओ, बी में 371B में लेफ्ट में है असम। फिर एक काम करो, वापस राइट में चलो, नागालैंड के जस्ट नीचे मणिपुर। यहाँ तक हो गया। अब आ जाओ डी पे, डी के साथ ई भी पढ़ लो लगे लोगे। डी और ई में आते हैं आपके आंध्रा, डी और ई में आते हैं आपके आंध्रा और तेलंगाना। ठीक है भाई, एफ, आंध्रा और तेलंगाना आते हैं, इसमें क्या आते हैं, चलो इसको मैं आपको दोबारा बताऊँ। आंध्रा, एफ, GF गर्लफ्रेंड, एफ से मैंने याद कर रखा है, एफ फॉर सिक्किम, सिक्किम की गर्लफ्रेंड। ठीक है, GF, आई गो टू गोवा, आई से गोवा, 371I गोवा। आई जे ABCDEF, जी कहाँ गया, GH रह गया बीच में, तो जी से होता है मिजोरम, मिजोरम में बीच में जी आता है ना, मिजोरम, वैसे जेड आता है, जी समझ लो इसको। एच से अरुणाचल, अरुणाचल में बीच में एच, अरुणाचल, चल एच। ठीक है, ABCDEFGHI हो ही गए सारे। ठीक है, मोटे मोटे यही थे, याद रख लो, स्क्रीन रोक के एक बार इसको सारे को पढ़ लो। मैंने बहुत सारे कंसेप्ट बता दिए कि क्वेश्चन के अंदर आपको। अब चलते हैं आगे, ये आ गया फंडामेंटल राइट, DPSP फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल राइट किससे लिए? USA से। DPSP किससे लिए? आयरलैंड से। और आयरलैंड ने किससे लिए थे? स्पेन से, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अब देखो पंचायत, ये तो आसान आसान क्वेश्चन है, सब कुछ कराने लग जाऊंगा तो कई घंटे लग जाएंगे। मैं करवाऊंगा जो मुझे लगता है भूलने की चीज़ें हैं, और जो रिपीटेड चीज़ें हैं, और जो मुश्किल चीज़ें हैं। देखो DPSP में आज तक अमेंडमेंट कितनी बार हुई है, ये सवाल अच्छा है। ये आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है।
कि 4 बार हुई है। 42वीं इंदिरा मैडम ने इमरजेंसी के दौरान, 44वीं 1978 में मोरारजी देसाई आए उन्होंने की, फिर 86वीं 2002 में, और 97वीं 2011 में 97th। 42nd अमेंडमेंट में क्या हुआ इमरजेंसी के दौरान? 4 आर्टिकल में अमेंडमेंट हुई। 39 की लैंग्वेज चेंज की गई, 39A ऐड किया गया, 43A ऐड, 48A। 39A में फ्री लीगल एड टू पुअर, जो नालसा बनाना, फिर नेशनल लीगल सर्विस एक्ट कुछ ऐसा करके है, जिसमें फ्री वकील प्रोवाइड किया जाता है गरीबों को वगैरह को, कुछ लोगों को, तो वो इसी आर्टिकल के प्रोविजन से है 39A। और 43A वर्कर्स इन इंडस्ट्रीज़, यानी इंडस्ट्रीज़ की जो मैनेजमेंट होएगी उसमें वर्कर्स का भी रोल होएगा, पार्टिसिपेशन होएगा, ये 43A। 48A एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट, ठीक है, ये 4 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुए। 44th अमेंडमेंट मोरारजी बोले बराबरी ला देंगे, इक्वालिटी, सबको बराबर कर देंगे। बराबर कैसे करेंगे? आर्टिकल 38 में एक प्रोविज़न ऐड किया गया, टू मिनिमाइज द इनिक्वालिटीज़ को मिनिमाइज करना है। जो इनकम टैक्स की रेट वेट पड़ती है ना, वो इसी के प्रोविज़न के अंडर है। 86वीं अमेंडमेंट 2002 में क्या हुआ था, आपको याद हो तो? राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A बना दिया था। अगर ये चेंज हुआ तो इसकी वजह से 45 आर्टिकल भी चेंज करना पड़ा साथ में। इसमें एज कर दी 0 से लेके 6 साल, यानी अप टू 6 साल तक बच्चे को पढ़ाओ। 6 से 14 पहुँचा दिया आर्टिकल 21A में, ठीक है भाई। और लास्ट अमेंडमेंट DPSP की 97वीं अमेंडमेंट 2011, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंसेप्ट आया। आर्टिकल 43B ऐड हुआ। 43A वर्कर्स इन इंडस्ट्रीज़, 43B कोऑपरेटिव सोसाइटी। और इससे मुझे याद है 43B जो है कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है? 43B है, देखो आर्टिकल 243 जो है ना पंचायत को लेकर, वो है पार्ट 9, ठीक है, आर्टिकल 243 पार्ट 9। फिर 243Z से ले 243P से लेके और ZG तक, ये है म्यूनिसिपैलिटी, ये है पार्ट 9A, ये पार्ट 9 था, ये 9A है। और फिर आर्टिकल 243ZH से लेके कहीं तक है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहाँ से भी ये बात आई थी, ये है पार्ट 9B। आगे बात समझ। अब पार्ट ये 2024 का जो UPSC प्रीलिम्स था उसमें क्वेश्चन आया था कोऑपरेटिव सोसाइटी किस पार्ट में है, और मैं इसे गलत करके आया था अत्ता भी। तो अब अगला सवाल है फंडामेंटल राइट, आसान क्वेश्चन है, तो चलो आगे चलते हैं। अब किस आदमी ने ये कहा था DPSP को, दीज आर द चार्टर्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन इंडिया? अम्बेडकर साहब ने कहा था। ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या कहा था डायरेक्ट DPSP के बारे में और फंडामेंटल राइट के बारे में? कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आत्मा है, कंसाइंस है ये, ठीक है भाई। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में DPSP आर इंस्पायर्ड बाय USSR, गलत लिख रखे, DPSP नहीं, आप ड्यूटीज़ आएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब देखो ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। फंडामेंटल ड्यूटी 51A, हाँ 51A, टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं। स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनी थी, पहले 10 थी, बाद में एक और ऐड कर दी। 86वीं अमेंडमेंट 2002 अभी बताई क्या थी, राइट टू एजुकेशन को लेकर। 51A सब क्लोज के ऐसे चलता है ये, 51A ब्रैकेट A, 51A ब्रैकेट B, 51A ब्रैकेट C, ऐसे ही चलते चलते 11वीं आई 51A ब्रैकेट K। तो इसमें क्या बात हुई, एजुकेशन की बात हुई। K कौन सा अल्फ़ाबेट होता है भाई? ABCDEFGHIJ K, 11वां। बाद में एक फंडामेंटल ड्यूटी हटा भी दी थी शायद मेरे हिसाब से, ना हो तो आर्टिकल 19 में से कुछ हटाया था। देखो नेशनल फ्लैग अडोप्ट कब हुआ था? हमें लगता है कि सब कुछ अडोप्ट हुआ था 1950 में 24 जनवरी को, तो नेशनल फ्लैग भी जब ही हुआ होगा। बट नेशनल फ्लैग अडोप्ट हुआ था 22 जुलाई 1947 को, ठीक है भाई, 22 जुलाई 1947 को। इससे जस्ट 3-4 दिन पहले क्या हुआ था, 18 जुलाई या 19 जुलाई 1947 को क्या हुआ था,
इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तो उसके 3 दिन 4 दिन बाद हमने अपना नेशनल फ्लैग ट्राई कलर तिरंगा अपना लिया था। आगे चलते हैं दोस्तों, ये है पंचायती राज के ऊपर क्वेश्चन। पंचायती राज आर्टिकल 40 में आता है, 73वें अमेंडमेंट से हुआ था। कमेटी याद रखना, सबसे पहले बलवंत राय कमेटी आई 1957 में। इसने बोला 3 टायर सिस्टम होना चाहिए, 3 टायर सिस्टम। फिर इसके बाद 20 साल बाद पूरे आई अशोक मेहता कमेटी, इसने कहा 2 टायर होना चाहिए, 3 टायर नहीं 2 टायर। और साथ में न्याय पंचायत भी होनी चाहिए। न्याय पंचायत का कंसेप्ट किसने दिया? अशोक मेहता कमेटी 1977। फिर आई GVK राव कमेटी 1985। फिर आई LM सिंघवी कमेटी 1986। LM सिंघवी कमेटी ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी आपको। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की रिकमेंडेशन दी थी इस कमेटी ने कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस या लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। और एक और इसमें PK थुंगोन कमेटी 1989, इसने भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंडेशन दी थी। तो अगर पेपर में आए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की रिकमेंडेशन किस कमेटी ने दी थी लोकल गवर्नमेंट के लिए, तो आपको ऑप्शन में अगर LM सिंघवी दे रखा हो तो LM सिंघवी मान लेना, और PK थुंगोन दे रखा हो तो PK थुंगोन मान लेना, और दोनों दे रखे हो तो फिर PK थुंगोन मान लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होती है कुछ, उसमें एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या होती है कि एडवाइस दे सकता है किसको? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट किस आर्टिकल के अंडर सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगता है? आर्टिकल 143 के अंडर। और इसमें 2 कैटेगरी दे रखी है 143 के अंदर, कब कब एडवाइस मांग सकता है, ओपिनियन मांग सकता है। जब भी ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस विच हैज़ अराइजन और विच इज़ लाइकली टू अराइज और एनी ऑफ द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी। बट इसमें कोर्ट की मर्जी होती है आर्टिकल 43 में कि वो एडवाइस देगा या नहीं देगा, और प्रेसिडेंट की मर्जी होती है उस एडवाइस को मानने या ना मानने। अब ये आगे रीट का कंसेप्ट आता है आर्टिकल 32 में। इसको BR अम्बेडकर ने कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें 5 रीट होती है। सबसे पहले आती क्यो वारंटो। क्यो वारंटो, चलो सबसे पहले क्यो वारंटो छोड़ो, सबसे पहले आएगी हैबियस कोपस। हैबियस कोपस होता है वी वांट दी बॉडी, हमें बॉडी चाहिए, यानी बंदा सामने खड़ा होना चाहिए। जो ये रूल है ना कि पुलिस आपको गिरफ्तार कर ले तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के आगे पेश करना होता है, ये वहीं से डेराइव हुआ है हैबियस कोपस से। कि ऐसा नहीं है आपने किसी को भी पकड़िए कैद कर लिया, आपको कोर्ट जुडिशरी के सामने उसको पेश करना पड़ेगा। ठीक है, तो हैबियस कोपस बहुत ही इंपॉर्टेंट रिट है, सबसे इम्पोर्टेंट। इसी रिट को पोस्टमॉर्टम रिट भी कहा जाता है। पोस्टमॉर्टम, पोस्टमॉर्टम में बॉडी चाहिए होती है ना सामने, तो पोस्टमॉर्टम। मैंडेमस क्या होता है? डू योर कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड ड्यूटी। प्रोहिबिशन में किसी चीज़ को रोका जाता है। सर्टियोरारी, इसे हिंदी में सरसरी भी कह देते हैं कुछ लोग। सर्टियोरारी में क्या होता है? हायर कोर्ट लोअर कोर्ट से कहती है ये केस मुझे दे दे ठाकुर, तो इस पे फैसला मत ले। क्यो वारंटो, क्यो वारंटो होती है भाई व्हाट्स योर अथॉरिटी, क्या अथॉरिटी है ये काम करने की बताओ। बट ये ना मिनिस्टर्स वगैरह के खिलाफ नहीं लग सकती, ना प्राइवेट बॉडी के खिलाफ कि किसी प्राइवेट आदमी से पूछे तू ये काम की क्या अथॉरिटी है, ना मिनिस्टर के ऑफिस से पूछ सकते। ऐसे ही मैंडेमस में जब ये कहते हैं ना कि आपकी ड्यूटी पूरी करो, तो आप प्रेसिडेंट गवर्नर को नहीं कह सकते ये चीज़, और ना ही आप हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कह सकते ये चीज़। आगे देखते हैं कोई इम्पोर्टेंट चीज़ जो पेपर में काम आ सके। द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट, भारत एक वेलफेयर स्टेट होएगा, ये आइडिया DPSP में है, आपको पता ही होगा। फिर ये आ गया विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर द आइडियल्स ऑफ वेलफेयर स्टेट। देखो UPSC ने 2015 में पूछा द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट कहाँ है, DPSP में। फिर 2020 में पूछा विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज ए आइडियल्स ऑफ वेलफेयर स्टेट, फिर से DPSP 5 साल बाद दोबारा रिपीट होगा क्वेश्चन। ये देखो ये किसने कहा, चार्ट DPSP
इज ए चार्टर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन इंडिया, बी आर अम्बेडकर ने कहा था, अभी पीछे पड़ा था। इसके बाद भाई आर्टिकल 39 जो है ना, ये थोड़ा सा एक बार नज़र मार लो, कई बार काम आ जाता है। इसमें कई सारे सब पार्ट हैं और याद तो ये होते नहीं, बट मोटा मोटा याद रखो कि देखो, एक तो ये है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, बराबर के रुपये मिलेंगे जितना बराबर काम करवाओगे। तो मैन एंड वुमेन इक्वली होनी चाहिए, उनको बराबर के मौके मिलने चाहिए नौकरी के, ठीक है। और क्या है, चिल्ड्रंस को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हेल्दी मैनर में ग्रो करने की। ये जो है ना 39F, ये 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। हेल्दी इक्वल पे, बस यही था इसमें। देखो ये आ गया आर्टिकल 32 को आर्ट एंड सोल किसने का, बी आर अम्बेडकर ने का। अब ये आ गया आपके फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वालिटी 14 से 18, फ्रीडम 19 से 22, एक्सप्लोइटेशन 23 से 24, फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29-30, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी 32। टोटल फंडामेंटल राइट हैं 6, शुरू में थे 7, 7 से घटा के 6 कर दिए। जो राइट टू प्रॉपर्टी था ना आपका आर्टिकल 31, उसको डिलीट कर दिया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से और उसका बना दिया आर्टिकल 300A, ठीक है। फंडामेंटल राइट नहीं रहा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया। अब देखो आगे, राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल के अंडर आता है, आर्टिकल 21, जस्टिस PKS पुट्टास्वामी केस था जिसमें कहा गया था, आधार जजमेंट भी बोलते हैं इसे, कि राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 का पार्ट है। ये क्वेश्चन देखो, 42nd अमेंडमेंट के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट है। इट एडिड 3 वर्ड्स टू द प्रीएम्बल, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। सही बात है, 3 वर्ड ऐड किए थे, याद रखना। इट एडिड 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़, मैंने आपको भी बताया था टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं 11, शुरू में 10 थी, बाद में एक और ऐड हो गई थी 2002 में 86वीं अमेंडमेंट से, तो 10 थी शुरू में, इसने कहा शुरू में 8 थी, तो ये स्टेटमेंट है गलत। इट एडिड न्यू DPSP, आर्टिकल 39A, 43A, 47। देखो 42nd अमेंडमेंट अभी पीछे बता दो, दोबारा फिर बता देता हूँ। 4 आर्टिकल में अमेंडमेंट हुई थी, 39, 39A, 43A, 48A, याद कर लो ये सीरीज। 42nd अमेंडमेंट से DPSP में इन 4 आर्टिकल में अमेंडमेंट हुई थी, यहाँ 47 दे दिया तो ये गलत हो गया। आगे देखो भाई, आर्टिकल 323A और 323B क्या है। आर्टिकल 323A और 323B है ट्रिब्यूनल्स, ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, याद रखना ट्रिब्यूनल्स। 323A और 323B 42nd अमेंडमेंट से ऐड किए गए थे ये, 42nd अमेंडमेंट से। और कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है, 14A, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 14A, ठीक है। लोकसभा की अगर मैं बात करूं, लोकसभा में जितनी भी सीट है ना आज के टाइम पे 545 कह लो, ये 1971 के ही डाट में फिक्स कर दी थी, 1971 के सेंसस के हिसाब से हैं ये, ठीक है। उसके बाद तो पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुकी, बट अभी भी फ्रीज हो रखी, 2026 में बढ़ेंगी अभी ये, यानी नंबर ऑफ सीट्स तो फ्रीज है 1971 सेंसस के हिसाब से। और इन सीट्स की बाउंड्री, किसकी सीमा कहाँ तक होएगी, कौन सी लोकसभा क्षेत्र की, ये है 2001 सेंसस से, फर्क याद रखना। अब आते हैं भाई आगे, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली 42वें अमेंडमेंट से हुआ था, तो चलो छोड़ो। संविधान में किस कंट्री से क्या लिया है, ब्रिटिश से क्या क्या लिया, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, ये तो आपको पता ही है। यूएस से क्या लिया, फंडामेंटल राइट, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, जुडिशरी इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जज, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, आसान थे। कनाडा, याद रखना जहाँ भी सेंटर स्ट्रोंग बनता दिखे ना, वो चीज़ हमने नॉर्मली कनाडा से ली है। जैसे कि इसी में दिखा देता हूँ, रेजिड्यूरी पावर सेंटर के पास होंगी, यानी सेंटर को स्ट्रोंग बनाया जा रहा है। गवर्नर की अपॉइंटमेंट होएगी राज्यों में, यानी कि सेंटर को स्ट्रोंग बनाया जा रहा है, ये सब कनाडा से लिया हमने। और जहाँ भी सुलह की बात होएगी ना, कि बात को सुलझा लो, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया है, यानी जैसे कि आर्टिकल 108 है, जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउसेस, ऑस्ट्रेलिया से लिया, दोनों मिल के सोल्व कर लो, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। जॉइंट सीटिंग, ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, कंकरेंट लिस्ट, यानी कंकरेंट लिस्ट यानी सुलह की बात है। आयरलैंड से तो मैंने भी बताया DPSP लिए हैं। और देखो जैसे राज्यसभा है,
राज्यसभा में एक तो इलेक्शन से जाते हैं मेंबर और एक नॉमिनेशन से जाते हैं। इलेक्शन से जाते हैं ना, ये इलेक्शन का मेथड तो लिया हमने साउथ अफ्रीका से। ये समझ लो नेल्सन मंडेला इलेक्शन के लिए इतने साल जेल में रहा, तो याद रखना राज्यसभा का इलेक्शन हमने लिया साउथ अफ्रीका से और राज्यसभा की नॉमिनेशन हमने ली है आयरलैंड से। ठीक है। साउथ अफ्रीका का क्या है, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा। जापान से लिया प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जापान से लिया है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ से लिया है, यूएसए से। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। देखो ये आर्टिकल 108 जॉइंट सीटिंग अभी बताया मैंने। कोरम क्या होता है, कोरम होता है मिनिमम कितने मेंबर चाहिए किसी हाउस की सीटिंग रखने के लिए। तो कोरम है 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ बोथ हाउसेस। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। ये कुछ कमेटीज़ हैं, इनके मेंबर याद रख लेना। 3 कमेटी हैं। पहली पब्लिक अकाउंट कमेटी, दूसरी एस्टीमेट कमेटी और तीसरी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ये 3 इंपॉर्टेंट कमेटी जिन्हें फाइनेंशियल कमेटी भी कहा जाता है। मैं उनके लिए करवा रहा हूँ वीडियो जिनको पहले सब कुछ आता है, बस रिवाइज करवा रहे हूँ, फैक्ट को थोड़ा रट रहे हैं और थोड़ा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी से पूरी पॉलिटी पूरी हो जाए। तो अगर आपको नहीं आती तो पढ़ लो, मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको आती है, ये तो उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। तो देखो पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या होती है, सबसे पहले बनी थी 1921 में, पहला फैक्ट तो ये। इसमें मेंबर कितने होते हैं, 22 टोटल, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। आगे इतनी बात समझ। सबसे पहले कब बनी थी ये, 1921 में। दूसरी बात, एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी में 30 मेंबर होते हैं। शुरू में इसमें 25 मेंबर थे, बाद में बढ़ा के 30 कर दिए। एस्टीमेट कमेटी में 30 मेंबर होते हैं। पैसे से लेकर रिलेटेड एस्टीमेट बनाती है, इसको कहा जाता है कॉन्टीन्यूअस इकोनॉमिक कमेटी, लगातार काम करती रहती है ये। लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट है ये। ठीक है, 30 से ज़्यादा किसी कमेटी मेंबर नहीं होते, कुछ एक में और 30 है, बट ये लार्जेस्ट कमेटी है। पहली बार 1950 में बनी थी, पोस्ट इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से पहले भी थी ये, बट पोस्ट इंडिपेंडेंस पूछे तो 1950 में बनी थी। जॉन मठाई शायद हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनकी रिकमेंडेशन पे बनी थी ये। ठीक है भाई, अब आते हैं कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। इसमें शुरू में थे 15 मेंबर, बाद में बढ़ा कर दिए 22 मेंबर। ये किसकी रिकमेंडेशन में बनी थी, कृष्ण मेनन की रिकमेंडेशन पे बनी थी 1964 में ये कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। अब जीवी मावलंकर के बारे में पढ़ लेते हैं। जीवी मावलंकर कौन था, फर्स्ट स्पीकर था, फर्स्ट स्पीकर। एक मावलंकर फॉर्मूला पढ़ते हैं हम, नहीं पता तो छोड़ो। जीवी मावलंकर फर्स्ट स्पीकर थे हमारे। फर्स्ट स्पीकर कौन थे, जीवी मावलंकर। छोटे छोटे फैक्ट बता देता हूँ आपको। देखो भैया क्या बता दूँ आपको, मैं बताता हूँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बताता हूँ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहली सीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इस सीटिंग के ऐड थे जो 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी, इसके ऐड थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, यानी फर्स्ट टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सच्चिदानंद सिन्हा एंड फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट, यानी 2 दिन बाद 11 दिसंबर को इसके परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो फर्स्ट टेम्परेरी चेयरमैन सच्चिदानंद सिन्हा, फर्स्ट परमानेंट चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सबसे सीनियर थे इसलिए इनको शुरू में बना दिया था, इतना इलेक्शन नहीं होता, इतने आप चेयरमैन बन जाओ। वाइस चेयरमैन H.C. मुखर्जी वाइस चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ठीक है, एक बात और बताता हूँ, चलो आपको फर्स्ट स्पीकर बता दिया मैंने, फर्स्ट लोकसभा का स्पीकर हो गया। चलो और कुछ बाद में याद आएगा तो बताऊँगा।
फाइनेंस बिल और मनी बिल के बारे में बता देता हूँ। मनी बिल पता ही आपको, आर्टिकल 110। फाइनेंस बिल आर्टिकल 117। दो टाइप के होते हैं, एक आर्टिकल 117(1), एक आर्टिकल 117(3). बताऊंगा अभी क्या होते हैं। अब मैं पूछूं क्या सब मनी बिल फाइनेंशियल बिल होते हैं? देखो, फाइनेंशियल बिल जो है ना वो बड़ी चीज़ है एक, और मनी बिल एक छोटी चीज़ है, यानी कि इसका सब पार्ट है फाइनेंशियल बिल का ये। यानी कि ये समझ लो, अगर ये फाइनेंशियल बिल है तो इसके अंदर कहीं मनी बिल है एक, यानी कि हर मनी बिल फाइनेंशियल बिल होता है। बट क्या हर फाइनेंशियल बिल मनी बिल होता है? नहीं होता। इतनी बात समझ आ गई। अब बताता हूँ फाइनेंशियल बिल, जो फाइनेंशियल बिल 1 और फाइनेंशियल बिल 2 कह लो, जो 117(1) और 117(3) में है, फ़र्क क्या है? देखो, ये फाइनेंशियल बिल 2 है ना, ये तो एग्जैक्टली सेम लाइक ऑर्डिनरी बिल होता है, सब कुछ ऑर्डिनरी बिल की तरह होता है इसमें। ऑर्डिनरी बिल का आपको पता ही होगा उसके क्या प्रोविज़न होते हैं। बट फाइनेंशियल बिल जो होता है ना वो ऑलमोस्ट ऑर्डिनरी बिल ही होता है, मगर उसकी ख़ास बात क्या है कि उसमें दो फ़र्क होते हैं। दो फ़र्क होते हैं मनी बिल वाले। पहला फ़र्क तो ये कि इसको प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए इंट्रोडक्शन के लिए इन द हाउस। आ गया पहला समझ? ऑर्डिनरी बिल में प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए होती, मनी बिल में चाहिए होती है, और फाइनेंशियल बिल 1 में। दूसरा है दोस्त, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। आगे दो बात समझ, इसके अलावा ये पूरा ऑर्डिनरी बिल है। चलो अब आगे चलते हैं। जगदीप धनखड़ अभी इनको इस्तीफ़ा देना पड़ा है, दिया है, तो पूछ सकते हैं हाल फिलहाल के एग्ज़ाम्स में कि ये कौन से नंबर के वाइस प्रेसिडेंट थे। तो ये 14th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के। राजेंद्र प्रसाद वाज द ओनली प्रेसिडेंट टू हैव बीन इलेक्टेड ट्वाइस फॉर द ऑफिस। याद रखना है फैक्ट। आर्टिकल 61 में क्या है? ये प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ आर्टिकल हैं। 61 में है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, 72 में पार्डनिंग पावर, 1, 2, 3 में ऑर्डिनेंस पावर। देखो ये जो है ना, कि बताता हूँ आपको मैं, डिफेक्शन लॉ कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ। देखो, डिफेक्शन लॉ आया था 52nd अमेंडमेंट 1985 कि अगर आपने डिफेक्शन किया, आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी तोड़ना ये सब किया, तो आप पे डिफेक्शन लॉ लग जाएगा और आपकी सदस्यता चली जाएगी, आपकी मेंबरशिप चली जाएगी। फिर इसमें आगे ऐड हुआ 91st अमेंडमेंट 2003। 91st अमेंडमेंट 2003। इसमें क्या हुआ 91st अमेंडमेंट में? दो चीज़ें आई। एक तो ये कि नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो है ना वो टोटल स्ट्रेंथ के 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यानी अगर किसी स्टेट में, हरियाणा में लगा लो 100 विधानसभा सीट हैं, तो 15 से ज़्यादा मंत्री नहीं बना सकते। ये नहीं है कि 70 मंत्री बना के बैठ गए आप। केंद्र में 545 सीट है लोकसभा में, तो उसका 15% यानी कि 78-80 हो गया। इससे ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते, पहली बात तो ये। और इसी में ये भी कहा कि 12 से कम मंत्री भी नहीं होने चाहिए स्टेट में, 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और 12 से कम, 12% नहीं, 12 टोटल। यानी कि जैसे मैं मान लूँ किसी में 70 सीट है कहीं पे, जैसे दिल्ली में 70 सीट है, तो दिल्ली का अलग केस है, मैं मान लेता हूँ हरियाणा में 70 सीट है। 70 का 15% कितना हो गया? 15 7 105, यानी 10.5, यानी कि 10 से ऊपर मंत्री नहीं होने चाहिए 15% वाले रूल के हिसाब से। तो बट साथ में ये भी लिखा कि 12 से कम भी नहीं होने चाहिए, यानी हरियाणा में यहाँ 12 हो जाएंगे मिनिमम। ठीक है भाई, ये तो 91st अमेंडमेंट की फर्स्ट बात थी। और दूसरी बात ये थी कि एक बार अगर कोई डिफेक्शन ला के चलते जिसकी मेंबरशिप चली गई हुआ उससे, जिस बंदे की, वो मंत्री भी नहीं बन सकता। कभी सोचे कि मैं मंत्री बन जाऊं, मंत्री भी नहीं बन सकता फिर वो। तो ये 91st अमेंडमेंट से आया था सिस्टम। आगे देखते हैं कुछ और खास। किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी हो और एबोलिश करनी हो, उसका सिस्टम बता रखा है।
आर्टिकल 169 1 में है लेजिस्लेटिव काउंसिल। पहले क्या होएगा, चलो पहले क्रिएशन बताता हूँ। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होगी वो स्पेशल मेजोरिटी से पास करके भेजेगी कि हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली चेयर, स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस में 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। फिर वो जाएगा पार्लियामेंट के पास। अब पार्लियामेंट इसको सिंपल मेजोरिटी से पास करना है। अगर ये कर दिया तो बन जाएगी और ये नहीं किया तो नहीं बनेगी। ये तो था क्रिएटिव। अब बताते हैं एबोलिशन। एबोलिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। यह शुरू होएगा सेंटर से यानी पार्लियामेंट से। सबसे पहले क्या होएगा, प्रेसिडेंट जो होएगा ना वो स्टेट से पूछेगा कि क्या आपकी एबोलिश कर दें। अगर स्टेट ने हाँ बोली या ना बोली कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो पूछेगा, एक बार एडवाइस लेगा। कितना टाइम है स्टेट के पास जवाब देने के लिए? कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम का कहीं मेंशन नहीं है। प्रेसिडेंट खुद देखेगा वो कितना टाइम देना चाहता है। पहला स्टेप तो ये है। दूसरा स्टेप, सेंटर जो है वो एक सिंपल मेजॉरिटी से एक पास करेगी और ख़त्म हो जाएगी लेजिस्लेटिव काउंसिल। नो सच लॉ एज एफर्ट्स, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। अब आगे आते हैं, मनी बिल क्या होता है ये तो आपको आता ही होगा। देखो आर्टिकल 30 और आर्टिकल 332 एक साथ पढ़ो। SC ST की रिजर्वेशन को लेकर हैं स्टेट लेजिस्लेचर में। पार्लियामेंट की बात करें तो आर्टिकल 330 में, और विधानसभा की बात करें तो आर्टिकल 332 में, कि आपको 10 साल तक SC ST को पार्लियामेंट में रिजर्वेशन देनी है इतने %। ये आर्टिकल 330 में लिखा गया है। इसको हर 10 साल बाद बढ़ा दिया जाता है कि 10 साल और 10 साल और 10 साल, और ऐसे करते करते 70 साल हो चुके हैं। अब लास्ट बार 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2030 तक फिर बढ़ा दिया है। 2030 आएगा फिर कोई अमेंडमेंट हो जाएगी और 2040 तक बढ़ा देंगे इसको। ऐसे ही 332 को भी अमेंड कर देते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बढ़ जाता है। 331 और 333 ये है एंग्लो इंडियंस को लेकर। अब ये ख़त्म हो गया है, ठीक है। 126वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी जो 104वीं अमेंडमेंट बनी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का नंबर 126 था और अमेंडमेंट का नंबर 104 था, तो 338 हो गया। बिहार के हिसाब से बताऊं तो आज तक बिहार के 2 ऐसे गवर्नर रहे हैं जो केंद्र में राष्ट्रपति बन गए हैं, एक जाकिर हुसैन और एक रामनाथ कोविंद। आगे देखो भाई, चलो ये बताता हूँ आपको एक चीज़ कि अगर कोई सीट खाली हो जाती है तो चलो यहाँ देखो, अगर एक बंदा था वो एक हाउस का मेंबर था किसी का या लोकसभा का था और वो दूसरे हाउस का मेंबर बन गया, तो क्या वो दोनों हाउस का मेंबर रहेगा या वो एक का रहेगा या एक का भी नहीं रहेगा? इसका आंसर है जैसे ही वो दूसरे हाउस का मेंबर बनेगा ना वैसे ही पहले हाउस की मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी उसकी, उसी मोमेंट, बिना एक दिन का भी वेट किए। एक केस के दूसरा केस ये हो सकता है कि एक बंदा सेम टाइम पे 2 हाउसेज में सेलेक्ट हो जाए, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, दोनों में। तो क्या होएगा, अगर उसने एक हाउस की मेंबरशिप 10 दिन के अंदर नहीं छोड़ी, 10 दिन याद रखना है, 10 दिन इम्पोर्टेंट है, 10 दिन के अंदर नहीं छोड़ी तो वो सिर्फ राज्यसभा का मेंबर रह जाएगा, सिर्फ लोकसभा का मेंबर रह जाएगा, राज्यसभा का मेंबरशिप उसकी चली जाएगी। याद रखने का तरीका ये है कि देखो वो लोकसभा का मेंबर रहेगा और राज्यसभा का नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का इलेक्शन दोबारा करवाना आसान होता है, बट लोकसभा का इलेक्शन कराने में बहुत खर्चा और टाइम आ जाएगा, इसलिए उसको लोकसभा का मेंबर रख के राज्यसभा का दोबारा इलेक्शन करवा लिया जाएगा। तीसरी बात,
अगर एक आदमी एक टाइम पे पार्लियामेंट में भी सिलेक्ट हो जाए, लगा लो लोकसभा में, और स्टेट विधानसभा में भी सेलेक्ट हो जाए, तो उसे 14 दिन मिलेंगे अब की बार। जैसे ऊपर 10 दिन थे, अब 14 दिन मिलेंगे। एक बता दो, अगर एक नहीं बताया तो उसकी लोकसभा वाली ख़त्म मानी जाएगी, पार्लियामेंट वाली। और एक आदमी विधानसभा में भी सिलेक्ट हो जाए और विधानसभा काउंसिल में भी, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में भी और लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी, तो किसका मेंबर रहेगा और कितने दिन के अंदर बताना ज़रूरी है। इसमें स्टेट का रूल काम करेगा, स्टेट का लॉ काम करेगा। हर स्टेट अपना अलग अलग बना सकती है। ठीक है भाई, अब आते हैं आगे कहीं। चलो एक काम करते हैं, बहुत हो गया, मैंने आपकी 50% पॉलिटी करवा दी है। किसी दिन मूड हुआ तो दूसरा पार्ट बना लेंगे, वरना मैं इसको अपलोड करके फिर दूसरा सब्जेक्ट बनाऊंगा। ऐसे ही हिस्ट्री कर लेंगे पीवाईक्यू के थ्रू, साथ के साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बस इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, ये 4 वीडियो बना दूंगा 1-2 दिन के अंदर। और बिहार का पेपर है 5-6 दिन बाद, तो कल या परसों, यानी पेपर से 2-3 दिन पहले, बिहार के जो पीवाईक्यू आए हैं अब तक, उनका डिस्कशन और कर लेंगे। ठीक है, बाय, जय हिंद।